हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। कोई सेल है, सेल इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं एसिड के। दो मेटालिक रॉड्स, मेटालिक प्लेट्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। तो सेल के केस में सेल का होता है ईएमएफ। ईएमएफ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सोर्स, सोर्स से एसोसिएटेड होता है ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट ए फोर्स। व्हाट इज ईएमएफ? एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, बट दिस इज नॉट अ फोर्स। ये फोर्स नहीं है। लेकिन जो मैकेनिक्स में फोर्स का जो काम है, मैकेनिक्स में फोर्स का क्या काम था? वो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है ना। क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रांसलेशनल मोशन। फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन प्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक्चुअली ये भी फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज, है ना। जैसे कोई सेल होता है, सेल का ईएमएफ है। ईएमएफ है मीन्स व्हाट इज ईएमएफ? एक्चुअली ईएमएफ इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इन जूल, एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ईएमएफ इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इटालिक ई भी लिखते हैं। सो ईएमएफ इज व्हाट? It is the energy required in joule to circulate 1 coulomb of charge throughout the circuit. जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये सेल है ना, इसमें दो प्लेट्स होते हैं। मान लो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो आयंस का फ्लो होता है एक्चुअली। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर Cu++, है ना, सल्फेट आयन होगा, है ना, SO4-। तो ये जो आयंस का मूवमेंट होता है एक्चुअली, है ना, आयंस का मूवमेंट होता है। अब आयंस के मूवमेंट के लिए, आयंस के मूवमेंट के लिए अपने को क्या चाहिए? दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड, है ना। फोर्स उस पर अप्लाई होगा, दैट इज एनर्जी उसकी होनी चाहिए आयंस की। या अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में जैसे बात करें हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो ये कंडक्टर लिया उन्होंने, है ना, इसको सेल से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, लाइक दैट। प्लस माइनस टर्मिनल है, तो क्या होता है एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में माना जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, वही माना इसी का ईएमएफ है ई, है ना। ईएमएफ ई का कोई सेल लगाया तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द सर्किट। इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट में जाएगा। तो जाने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इसका मैकेनिकल एनालॉग ऐसा भी दे सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई आदमी यूँ खड़ा है, ठीक है, आदमी औरत कोई हो सकता है ना। और इसने एक बॉल उठाया, इसके हाथ भी होंगे ना, बॉल उठाया, बॉल को उठा के यहाँ शेल्फ पर रख दिया। अब ये बॉल यहाँ से रोल किया, वापस बॉल यहाँ आ गई, ठीक है। फिर ये आदमी क्या करेगा? ये आदमी फिर इस बॉल को उठाएगा, है ना, बॉल को लाएगा उठा के, फिर यहाँ पर इसको शेल्फ पे रखेगा। इस तरह से बॉल यहाँ रखा गया शेल्फ पर, फिर बॉल नीचे आया, फिर यहाँ से उठा के इसे ऊपर तो रखना पड़ेगा। इस ढंग से बॉल क्या होगा? सर्कुलेट होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉल आएगा, यहाँ रखना तो पड़ेगा तो आएगा। दैट इज उसी तरह जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या चाहिए उसके लिए? सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या है एक्चुअली?
It is the energy required, energy in joule, energy required to circulate 1 coulomb of charge throughout the circuit. सर्किट में 1 coulomb ऑफ चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्या, ईएमएफ. और इसलिए इसकी यूनिट वही है, जूल पर कुलम, दैट इज 1 जूल पर कुलम. एसआई यूनिट की बात करें इज 1 वोल्ट, है ना. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वही इसकी भी यूनिट होती है ना. या इसकी अनदर हम लोग डेफिनेशन भी देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, है ना. वो डेफिनेशन क्या है, मान लें कोई सेल है, सेल है एंड दैट सेल इज कनेक्टेड टू, तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, है ना. दिस वन इज सेल, और इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है जिसकी भी हम लोग बात करेंगे, है ना. मान लो इसका ईएमएफ है इस सेल का ई, और इसे एक्सटर्नल रेसिस्टर आर से कनेक्ट कर दिया. दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टर आर, ईएमएफ ऑफ सेल, और ये कहलाता है क्या, आर, स्मॉल आर. दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस. आर कहलाता है इंटरनल रेसिस्टेंस. व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस? इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलीट ऑफ द सेल. कोई सेल है, जैसे हम लोगों ने बात की थी अभी शुरू में, है ना. कोई सेल ले लिया ये, है ना, उसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलीट है, सॉल्यूशन. तो एक्चुअली आयंस का मूवमेंट होगा, है ना. आयंस का मूवमेंट होगा एक से दूसरे प्लेट इनसाइड द सेल इलेक्ट्रोलीट में. तो आयंस के मूवमेंट में हिंड्रेंस पैदा होगा, ऑब्स्टेकल पैदा होगा, है ना. दैट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ charge, opposition to the flow of charge by the electrolyte of the cell is called internal resistance of the cell. Internal resistance भी वही है. resistance का क्या मीनिंग था, opposition to the flow of charge और current. यहाँ भी है resistance, opposition to the flow of charge, but कहाँ पर, सेल में. और ये opposition कौन प्रोड्यूस करता है, electrolyte of the cell. So that's why the name internal resistance. That is, internal resistance is the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current, है ना. इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब सेल बनाया हम लोगों ने, तो सेल को ये कंप्लीट ऐसा बनाते हैं, डॉटेड लाइन. मतलब कोई सेल है तो उसमें अलग से ये रेसिस्टेंस नहीं है, इसी के अंदर है ये रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस आर. अब सेल को यदि एक्सटर्नल रेसिस्टर आर से कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगा. मान लो करंट फ्लो हो रहा है इससे आई, सेल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है, एक्सटर्नल रेसिस्टर आर से इसे कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट होगा आई. एंड व्हाट इज दैट करंट, ये करंट होगा आई इज इक्वल टू ईएमएफ है इस सेल का ई अपॉन टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर. दैट इज टोटल रेसिस्टेंस. ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के सीरीज में होता है. ये इंटरनल रेसिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. बात समझ में आई? सो व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस, पहले हम लोग इसकी बात कर लें. तो इंटरनल रेसिस्टेंस है दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलीट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट. और इसकी एसआई यूनिट वही होगी ओम, जो रेसिस्टेंस की होती है. और इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स. ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है ना. तो ये डिपेंड करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है ना. इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है, मान लो ये सेपरेशन L है ना. तो ये सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा
अपोजिशन उतना ऑफर होगा इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा टू द फ्लो ऑफ चार्ज, टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो रेसिस्टेंस आर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एंड ऑल्सो it is inversely proportional to area, area of cross section किसका, area of the electrodes, ये electrode well inside the electrolyte, electrolyte के अंदर जो electrode है उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, थिन हो जाएगा, दैट इज चार्ज विल मूव मोर इजीली। तो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कॉन्क सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड होगा, है ना, उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा, उतना ज़्यादा हिंड्रेंस आएगा टू द फ्लो, टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है ना। रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वहाँ की तरह ही है जैसा कंडक्टर में बोलते थे। रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, है ना। रेसिस्टेंस ये डिपेंड किस पर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, मतलब डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड पर। और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इंटरनल रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड वेल इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है ना। उसके बाद हम लोग बात करें एक्चुअली जो ईएमएफ है, तभी हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, वंस अगेन बना देते हैं। दिस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और ये होता है सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। और इससे एक्सटर्नल रेसिस्टर आर मान लो कनेक्ट कर दिया, दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टर आर, इसका ईएमएफ मान लिया ई है, और करंट का फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आउटसाइड दिस, मान लें इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो करंट आई बराबर कितना होगा, आई बराबर ईएमएफ कितना है ई अपॉन टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं एक्चुअली E इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। यहाँ से देखें हम लोग E इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज आई आर, करंट इनटू रेसिस्टेंस। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर आई आर, इसको V से लिखें, V प्लस आई आर। चलिए यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया V इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस, V को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। E EMF है, I करंट है, एंड R इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये क्लियरली केस है किसका, डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मीन्स व्हेन योर सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, जब सेल से करंट ले रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, V इक्वल टू E माइनस
आई आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है, थोड़ा ठीक लिख दें, है ना। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इफ आई इज इक्वल टू जीरो, आई यदि जीरो होगा देन इट विल इम्प्लॉय V इज इक्वल टू ई। ये अपने को एक वे देता है, वे ऑफ डिफाइनिंग EMF ऑफ अ सेल। जब आई जीरो, जब करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है सेल से, उस केस में EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये एक वन वे देता है अपने को डिफाइनिंग द EMF। व्हाट इज EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। जब कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, आई जीरो, तो V बराबर E, है ना। तो ये क्या कहलाता है एक्चुअली? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन है यानी जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही कहलाता है EMF ऑफ द सेल। और ऑब्वियसली इसकी वही यूनिट होगी EMF की जो V की होगी, ठीक है। एंड चार्जिंग के केस में, इन केस ऑफ चार्जिंग, जब सेल चार्ज हो रहा है, चार्जिंग के केस में क्या होगा? V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। माइंड इट, V बराबर कितना होगा? E प्लस आई आर। जब सेल चार्ज हो रहा है, जब सेल चार्ज होता है तो क्या होता है एक्चुअली? करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको चार्ज करना है तो इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो करंट अभी यहाँ निकल रहा था पॉजिटिव से, और जब चार्जिंग का केस होगा तो क्या होगा? करंट इसमें इन करेगा, तो करंट का डायरेक्शन बदल गया, है ना। आई माइनस हो गया तो V बराबर E प्लस आई आर होगा। इस केस में देखें हम लोग तो V इज लेस देन E होगा, बट चार्जिंग के केस में V इज ग्रेटर देन E हो रहा है ना। समथिंग जोड़ेंगे E में तो इसके बराबर हो रहा है, यानी V इज ग्रेटर देन E व्हेन योर सेल इज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पर बना लेते हैं, है ना। यस, हाँ, क्या दिया है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt when connected across an external resistor. Find the resistance of the external resistor, ठीक है। ये भी एस.सी. वर्मा बुक का है सवाल, शायद प्रॉब्लम नंबर 17 है ये, है ना। तो क्या कह रहा है इसमें देखें हम लोग, तो कोई सेल है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ये दिया हुआ है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस भी उसका दिया हुआ है, दिस स्मॉल r दिया हुआ है ना। कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टर R से इसे जब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ये कनेक्ट कर दिया, तो उसके इसमें क्या होता है? EMF तो 6 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। अब EMF ये ड्रॉप हो जाता है, यानी वोल्टेज हो जाता है कितना? 5.8 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस R निकालना है ना। कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले पर है ना। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला को ऐसा अप्लाई करें, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V कितना दिया हुआ है देखो, 5.8 वोल्ट। EMF दिया हुआ था 6 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। ये तीन इन्फॉर्मेशन है, 6, 5.8। तो ये 5.8 वोल्ट है, EMF कितना है? 6 वोल्ट। I निकालना है, R दिया हुआ है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। क्लियर? यहाँ से I का वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज I? I इज इक्वल टू 6 माइनस 5.8, दैट इज 0.2 एम्पियर। But what is I? From the definition, but I is equal to EMF E upon R plus R। यहाँ वैल्यू रख दो, I कितना है? 0.2, EMF 6 वोल्ट,
आर निकालना है एंड स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस अपने को दे रखा है, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो तो दैट इज आर का वैल्यू निकल गया। कितना हो गया? 0.2 आर प्लस 0.2, चलो देख लेते हैं, 0.2 आर प्लस 0.2 ना इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये आर तो बेकार लिख दिया हम लोगों ने, है ना। चलिए ये आर को हटा दिया। आगे बात समझ में बहुत सिंपल है। इज इक्वल टू 6, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लिया। आर का वैल्यू कितना आ गया? 5.2, 5.8 इज इक्वल टू 0.2 आर इज इक्वल टू 29 ओम। सिंपल। आगे बात समझ में। 6 माइनस 0.2, 5.8 इज इक्वल टू 0.2 आर, 58 इज इक्वल टू 2 आर, आर इज इक्वल टू 58/2, 29 ओम। ठीक है, क्लियर, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। यस, क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2 वोल्ट व्हेन इट इज बीइंग चार्ज, जब चार्ज हो रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच कितना बोल रहा है? 6 वोल्ट बैटरी की जो टर्मिनल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट। यस, तो V ज़्यादा है E से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज दिस व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड, यानी यहाँ पर V दिया हुआ है अपने को 7.2 वोल्ट, जबकि EMF था उस सेल का कितना? 6 वोल्ट, ठीक है। बाय करंट ऑफ 2 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर। क्या निकालना है? व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना। वेरी क्लियर है ना, ठीक है। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ क्या है देखना है कि जब ये चार्ज हो रहा है बाय करंट ऑफ 2 एम्पियर, चार्जिंग का केस है, इसीलिए V इज ग्रेटर देन EMF है ना। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला? V इज इक्वल टू E प्लस IR लगाना है। और V कितना दे रखा है? 7.2, E 6 है, I 2 है, ठीक है। तो V दिया हुआ है 7.2, EMF दिया हुआ है 6, I है 2 इंटू R। R का वैल्यू निकाल लेना है, तो 2R इज इक्वल टू व्हाट? 7.2 माइनस 6, 1.2, दैट इज R इज इक्वल टू 0.6 ओम। ये इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू है, वो आ गया 0.6 ओम, है ना। ये शायद ये भी एस सी वर्मा सर का बुक का है, प्रॉब्लम नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 है ये। इसके पहले था प्रॉब्लम नंबर 17। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, EMF E V I, यहाँ देख लो क्लियरली, V इज ग्रेटर देन E है, चार्जिंग का केस है तो V विल बी ग्रेटर देन E। यानी V और E में क्या रिलेशन हो सकता है? V एंड E में क्या रिलेशन हो सकता है? एक है तो देख लेते। V एंड E में रिलेशन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, है ना। V may be equal to E, V may be greater than E, V may be less than E, ठीक है। ये हो सकता है, यानी V E के बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन E हो सकता है, लेस देन E हो सकता है। अगर करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो V बराबर E, EMF का यहीं से डिफाइन किया था अपन ने EMF को। EMF इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट और व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन।
V इज ग्रेटर देन E कब होगा? व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज, व्हेन इट इज बीइंग डिस्चार्ज, जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो V इज लेस देन E होगा, है ना। और इस पर कुछ ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, कुछ ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं, जैसे कि बोलता है V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ। मान लो कोई सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो करंट कितना है? I है। तो V क्या होगा? IR होगा। ये V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो सेल है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है। जब I करंट फ्लो हो रहा है वही I करंट इससे भी फ्लो होगा सेल से, तो I इंटू स्मॉल r, ये क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और V अब क्या हो जाएगा? एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू E EMF माइनस आई आर, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और V बराबर I इंटू आर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, है ना, V बराबर I इंटू आर होगा, ठीक है। अब V वर्सेस R ग्राफ यदि प्लॉट करना है तो ऐसा मत करना V इक्वल टू आई आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? इसके लिए अपने को वो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, है ना, V बराबर आई आर, और I यहाँ क्या होता है इसमें? EMF E अपॉन टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R इंटू आर। थोड़ा ध्यान देना इस रिलेशन पर, है ना। तो I डेस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? E अपॉन R से डिवाइड कर दो, 1 प्लस R अपॉन R, तो V इज इक्वल टू दिस मच। इस वाले पार्ट पर ढेर सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम वगैरह आते हैं, है ना, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना। V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R बाय R। अब V और R के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देखना ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा? V इज इक्वल टू आया EMF E अपॉन 1 प्लस R बाय R, यही था ना, E बाई 1 प्लस R बाई R, E अपॉन 1 प्लस R बाई R, है ना, ये है। अब अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ V एंड R के बीच, R को यदि इंक्रीज करेंगे, V इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना, R का जब जीरो वैल्यू है, जीरो, तो 1 बाई जीरो इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, तो V जीरो। जब R जीरो है तो V भी जीरो है। फिर R जो बढ़ेगा, R का वैल्यू बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी घटेगी, ये घटेगी, है ना, तो क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, तो रैपिड इंक्रीज होगा दिस। उसके बाद यूँ हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। ऐसा क्या हो गया? यहाँ पर देखो, एक्चुअली जब R का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनाइट, R जब इन्फिनिटी हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, 1 प्लस जीरो 1, तो V बराबर E, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया? E के बराबर हो जाएगा। When R becomes very large, जब R बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो V बराबर ये हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ होगा, माइंड इट, है ना। उसके बाद V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। देखा, अगर V I के बीच का ग्राफ देखेंगे, V एंड I के बीच का ग्राफ, तो वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन यूँ हो, है ना। जब I जीरो हो जाए, यहाँ पर I जीरो है, I जीरो, तो V बराबर E होगा, तो ये अपने को क्या देगा? E देगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस ग्राफ में, VI ग्राफ से वन कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट EMF ऑफ ए सेल। EMF कैसे निकलेगा? बाय फाइंडिंग द Y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑन Y एक्सिस, ये अपने को देगा EMF का वैल्यू, और जो स्लोप होगा इसका वो देगा इंटरनल रेसिस्टेंस R का। यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना है? जीरो। इफ V इक्वल टू जीरो तो E बराबर IR हो जाएगा, तो R बराबर हो गया E अपॉन I, है ना, यानी E अपॉन I जो स्लोप है इसका। एक्चुअली ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि हाउ टू फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय VI ग्राफ, है ना। तो VI ग्राफ से VI ग्राफ का जो स्लोप होगा वो देगा इंटरनल रेसिस्टेंस, एंड Y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो देगा ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन किया हुआ रहता है, अपने को वैल्यू निकालना होता है। और इसमें एक बात होती है, क्या वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, दैट इज मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, इफ R इक्वल टू R, इंटरनल रेसिस्टेंस यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, इंटरनल रेसिस्टेंस R यदि एक्सटर्नल रेसिस्टर R के बराबर हो जाए, तो उस केस में पावर मैक्सिमम डिलीवर होता है। पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, याद रखना, पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम व्हेन एवर R इज इक्वल टू R, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए तो पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दिस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।